वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने अपने पिछले सबक में रेशो की प्रॉब्लम सॉल्व की, देखा कि रेशो किस किस तरह से प्रॉब्लम्स में ज़ाहिर होता है और रेशो का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आज हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, रेशोज़ की मुख्तलिफ टाइप्स को देखेंगे। तो याद रखें, रेशो रेशो क्या चीज़ है, हमने पढ़ा था रेशो इज़ द रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। लेकिन चूँकि अब रेशो हम समझ चुके हैं, अब मैं रेशो की टाइप्स पे जा रहा हूँ। जब हम रेशो कहते हैं तो हमें जहन में रखना है कि रेशो रिलेशन है टू क्वांटिटीज़ का। अगर दो क्वांटिटीज़ हैं तो वो रेशो है। मिसाल के तौर पर इससे पहले हमने इस रेशो को बहुत देखा है, 5:7। ठीक है, ये भी हो सकता है 2:3, ये भी हो सकता है 0:100, ये भी हो सकता है 1:999। कुछ भी जब दो क्वांटिटीज़ रिलेट करती हैं, यही नहीं, इसके अंदर याद रखें इसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है। 0 के बजाय मैं चाहूँ तो 0.5 भी लिख सकता हूँ। रेशो के अंदर कोई भी नंबर आ सकता है रिलेट करने के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन सब में दो दो क्वांटिटीज़ हैं। ये कोलन मार्क जो है, रेशो का जो मार्क है, इसके साथ सिर्फ दो ही क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, तो इसको हम कहते हैं रेशो। लेकिन सम टाइम रेशो में दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ भी रिलेट की जाती हैं। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5, इन्फिनिट तक जा सकती हैं। तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। क्या चीज़ है कंटिन्यूड रेशो? रिलेशन ऑफ more than two quantities। जब दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की रिलेशन निकाली जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ रेशो, तो उस रेशो को हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। ये कॉन्सेप्ट जो है मिक्स्ड हो जाता है प्रोपोर्शन के साथ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं प्रोपोर्शन पे जाने से पहले हमेशा चाहता हूँ बच्चों को कि वो कंटिन्यूड रेशो को रिफ़्रेश कर लें अपने माइंड में। कंटिन्यूड रेशो रेशो ही है, वैसी ही रेशो है जैसे कि सिंपल हमने दो क्वांटिटीज़ वाली रेशो पढ़ी। मिसाल के तौर पे 2:3:5। इस कंटिन्यूड रेशो में तीन क्वांटिटीज़ की रिलेशनशिप दी गई है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली शक्ल बताने लगा हूँ। 5:7:3:8। इसमें चार क्वांटिटीज़ की रेशो है। ये रेशो है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ रेशो, कंटिन्यूड रेशो है ऑफ 4 क्वांटिटीज़। इसमें 5 भी आ सकती हैं, इसमें 6 भी आ सकती हैं, इसमें 7 भी आ सकती हैं। मैं एक 5 वाली रेशो लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट 2:3:5:7 एंड 11। ये भी एक कंटिन्यूड रेशो है। इसके अंदर 5 क्वांटिटीज़ के रिलेशन को शो किया गया है। ये सब कंटिन्यूड रेशो है। ये सब के सब रेशोज़ हैं, सिंपल रेशोज़। ये भी रेशोज़ हैं, लेकिन चूंकि दो से ज़्यादा के रिलेट कर रही हैं, इसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिख सकते। जैसे 5:7 है, तो मैं चाहूँ तो इसको 5/7 भी लिख सकता हूँ। लेकिन इसको हमारे पास ये एडवांटेज ख़त्म हो गई है, हम इसे इस तरह फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिख सकते। यहाँ पे इसकी यही फॉर्म रहेगी जिसको हम कॉलन फॉर्म कहेंगे या सिंपल रेशो फॉर्म कहेंगे। रेशो फॉर्म तो ये भी है, फ्रैक्शन भी रेशो फॉर्म है, इवन डेसिमल भी रेशो फॉर्म है, लेकिन ये इसी शक्ल में लिखी जाती है।
कंटिन्यूड रेशो को हमेशा इसी शक्ल में लिखते हैं। कंटिन्यूड रेशो में इसके अलावा कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं, सिर्फ ये कि इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ इस्तेमाल हो रही हैं वो ज़्यादा हैं 2 से। अब मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉब्लम हम करें, जिस तरह से हमने इसके लिए 5:7 वाली एक बर्गर प्रॉब्लम की थी। 600 रुपये का बर्गर 2 बच्चे मिलकर खाते हैं और अहमद और अकरम, और वो कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी रेशो है, उनके पैसों के कंट्रीब्यूशन में कितना फ़र्क है, बर्गर कितने का आया, 100 तरह की बातें उसमें निकल सकती हैं। नाउ अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेंगे, लेकिन इसमें हम कंटिन्यूड रेशो का इस्तेमाल करेंगे, और मैं ख़ास तौर पे ऐसी कंटिन्यूड रेशो का इस्तेमाल करूँगा जिसमें 4 क्वांटिटीज़ हों, क्योंकि 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो शक्ल है ये बड़ी डिसीविंग है, धोखा देने वाली शक्ल है ये। बच्चे इसको रेशोज़ के अलावा भी कुछ और समझ सकते हैं। तो याद रखना है कि ये रेशो है, इनके देखिए नंबर्स के दरमियान सिर्फ कोलन का मार्क आ रहा है, सिंगल कोलन मार्क बिटवीन 2 नंबर्स। दिस इज़ अ कंटिन्यूड रेशो। लेट्स सी, कोई एक प्रॉब्लम बनाते हैं ऐसी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम एक एस्पेक्ट लेंगे सिर्फ, क्योंकि मैं इसकी टेक्निक जो है पूरी तरह बता चुका हूँ आपको, लिहाजा मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ कंटिन्यूड रेशो की एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। नाउ yes, I'm making an example of cake. I'm trying to bake up a cake. केक में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं? फ्लावर, आटा इस्तेमाल होता है, मैदा जो भी इस्तेमाल करते हैं, अब शुगर इस्तेमाल होती है, बटर इस्तेमाल होता है, उसके अलावा एग्स इस्तेमाल होते हैं। अब एग्स को तो नॉर्मली काउंट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे एग को तोल लेंगे। एग के हम हाँ ओके, लेट्स टेक ऑयल। एक्स को चूँकि नॉर्मली काउंट किया जाता है, तो लेट्स टेक ऑयल। ठीक है, आर यूज्ड टू बेक केक इन द रेशो ऑफ। अब इनकी रेशो क्या हो सकती है? जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 9 रेशो शुगर से 5 रेशो बटर से 4 ऑयल से 3। जस्ट अप्रॉक्सीमेटली। अब हमें को केक बनाना नहीं है, और खुदा न खास्ता आप लोग इस रेसिपी पे केक बेक करने नहीं लगेंगे। ठीक है, सो टू बेक ए केक इन द रेशो ऑफ दिस, इन 4 इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स किया है और इसे केक बेक करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब 4 चीज़ों की रेशो हमारे पास मौजूद है। इसमें फ्लावर है, शुगर है, बटर एंड ऑयल। नाउ अब क्या किया जाए? इसमें से मैं आपको अगर कोई एक क्वांटिटी बता दूं, ये भी कह सकता हूं कि केक का वज़न क्या होगा, चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। मैं स्टार्ट करने के लिए आपको एक क्वांटिटी बता रहा हूं। सपोज क्या ठीक, पहला तो प्रॉब्लम ने ये रखा है कि सपोज़ अब जब हम केक बनाने जा रहे हैं, तो जो हमने शुगर इस्तेमाल की वो 35 ग्राम शुगर इस्तेमाल की है।
तो जो केक बनेगा उसका वज़न कितना होगा। पहली बात, इसके अंदर से मैं एक इंग्रेडिएंट भी आपसे पूछ लेता हूँ इसी मुनासबत से। हाउ मच फ्लावर वाज यूज्ड। एक चीज़ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मच फ्लावर वाज यूज्ड, इसका एक सेकंड पार्ट है कि इसमें आपने कितना आटा इस्तेमाल किया होगा इस केक को बनाने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो फ्लावर ही से बनाए या बनता है केक या मैदे से बनता है, व्हाटसोएवर, ये इस वक्त हमारा कंसर्न नहीं है। सो दिस इज़ ये जो रेशो है, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि याद रखिए कि ये जो है ये एक कंटिन्यूड रेशो है। दिस इज़ माय मेजर कंसर्न कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रेशो है, कंटिन्यूड रेशो है। लिहाजा जो रेशो की टेक्निक हमने दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल की थी अहमद और अकरम के कंट्रीब्यूशन के लिए, ये इन चार चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रही है, फ्लावर, शुगर, बटर एंड ऑयल। सो अब हमें इनको लेकर आगे बढ़ना है। नाउ मैं वही तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3 रोज़ यहाँ पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी और यहाँ ले रहे हैं रेशो। क्वांटिटी ग्राम्स में ली जा रही है बस। अब यहाँ जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 और पांचवी चीज़ जो बन रही है वो है केक। तो इसमें एक्चुअली 5 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट किया जा सकता है और बहुत सारे सिनेरियो क्रिएट किए जा सकते हैं। मैं ये भी कह सकता था कि इसमें इतना ज़्यादा शुगर के मुकाबले में इतना ज़्यादा आटा इस्तेमाल हुआ या बटर के मुकाबले में इतना कम ऑयल यूज़ हुआ। अब आप मालूम कीजिए कि वो टोटल क्या है। कुछ बहुत सारी क्वांटिटीज़ इसके अंदर पैदा की जा सकती हैं। एनी हाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिंपल, जो हमें गिवन है इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्लावर की, फिर बात हो रही है शुगर की, फिर बात हो रही है बटर की, फिर ऑयल है इसमें, फिर आखिर में इन सब से मिलकर केक बनेगा। क्वांटिटी कितनी कितनी है, अब फ्लावर की क्वांटिटी कितनी है, हमें कोई क्वांटिटी मालूम नहीं है, हमें सिर्फ एक क्वांटिटी दी गई ये, और ये किसकी क्वांटिटी है, शुगर की। लेकिन हमें रेशोज सबकी दे दी गई हैं। लेट्स जॉट डाउन रेशोज फास्ट। फ्लावर की रेशो कितनी है, 9, शुगर की 5, बटर की 4, ऑयल की 3। ये चीज़ हमें गिवन है इसी तरतीब में। तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फ्लावर है, इसकी रेशो 9 है, फिर शुगर है वो 5 पे आ गया, बटर 4 पे आ गया, और आखिर में ऑयल है दैट इज़ 3। अब आपको क्वांटिटी तो कोई ना कोई चाहिए, बगैर क्वांटिटी के तो हम कर ही नहीं सकते। अगर कोई भी क्वांटिटी नहीं दी गई होगी तो हम कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें शुगर की क्वांटिटी दे दी गई है दैट इज़ 35 ग्राम्स। दिस इज़ शुगर, ये सो शुगर ये है, दिस इज़ 35 ग्राम। ग्राम मैंने यहाँ लिख दिया है। आपको मालूम क्या करना है, पहली चीज़ मालूम करनी केक कितना, केक का वज़न कितना था। तो हम सपोज कर लेते हैं कि केक का वज़न x था। फिर एक चीज़ और पूछेगी, फाइंड द वेट, हाउ मच फ्लावर वाज यूज्ड, कितना आटा इस्तेमाल हुआ इसके अंदर। इसको हम y सपोज कर लेते हैं। बाकी इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं की गई है तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, दो चीज़ें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। एक तो फ्लावर की क्वांटिटी चाहिए, लेकिन आपको फ्लावर की रेशो मालूम है, लिहाजा ये बात तो आसान होगी। गिवन क्वांटिटी क्या है, शुगर। शुगर की रेशो भी आपको मालूम है, लिहाजा आपको इसके लिए भी परेशान नहीं होना चाहिए। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आपको केक का वेट मालूम करना है, जिसको कि मैंने x अस्यूम्ड कर लिया है। तो आपको x की रेशो चाहिए, केक का जो वज़न है उसकी रेशो क्या होगी। तो केक बन कैसे रहा है, फ्लावर, शुगर, बटर और ऑयल को मिलाकर बन रहा है। लिहाजा जब हम इन तीनों चीज़ों की रेशोज़ को मिला देंगे तो केक की रेशो बन जाएगी, क्योंकि इन चीज़ों को मिलाकर केक बन रहा है।
तो जो वज़न होगा केक का वो इन सब के वज़न के सम के बराबर होगा। सो वो क्या होगा, हमें सारी रेशोज़ को ऐड करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा स्पेस को वायलेट कर रहा हूँ। 9 + 5 + 4 एंड +3, इससे हमें मिलेगी केक की रेशो। ये क्योंकि ये चारों चीज़ें मिलकर केक बना रही हैं, लिहाजा हम चारों चीज़ों को मिला देंगे तो हमें केक की रेशो मालूम हो जाएगी। नाउ 9 + 5 क्या होगा, 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, तो केक की रेशो हमें मालूम हो गई 21। ना ये प्रॉब्लम रेशो की है। कंटिन्यूड रेशो होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये रेशो ही है। सिर्फ क्या है, इसमें 4 क्वांटिटीज़ की बात हो रही है। इससे पहली प्रॉब्लम में 2 क्वांटिटीज़ की बात हो रही थी, लेकिन रेशो के अलावा भी तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ उसमें इन्वॉल्व थी। उसमें केक की प्राइस इन्वॉल्व थी, उसके अंदर ये भी मालूम किया जा सकता है कि इनका डिफरेंस कितना है। यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज़ आ सकती हैं जिसकी रेशो हम निकाल सकते हैं, लेकिन गिवन रेशो में 4 एलिमेंट्स हैं, लिहाजा ये कंटिन्यूड रेशो है। नाउ स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। जो गिवन क्वांटिटी है वो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होगी, उसको ही हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मैंने उसका रीज़न बताया था, कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा। इससे अगर खुदा न खास्ता आपका वो वैल्यू गलत कैलकुलेट हुई तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू भी गलत हो जाएगी। इसलिए हमेशा गिवन वैल्यू पर रिलाई कीजिए किसी भी कैलकुलेशन के लिए, ताकि एरर से बचें। अगर एक पार्ट गलत हो जाए तो दूसरा पार्ट गलत नहीं होगा उसकी वजह से। नाउ मैं सबसे पहले फ्लावर मालूम करूं या केक मालूम, आपकी मर्ज़ी पर है। सपोज़ के पहले एक्स मालूम कर लेते हैं कि केक कितना वज़न का बनेगा। केक की रेशो है 21 और हमें गिवन क्या है, शुगर एंड इट्स रेशो। शुगर 35 ग्राम और उसकी रेशो है 5। एक्स केक का वज़न है। ये 21 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 35/5 multiplied by 21. 5 1s are 5, 5 7s are 35. Now 7 multiplied by 21, 7 1s are 7, 7 2s are 14. तो जो केक बनेगा उसका वज़न कितना होगा, 147 ग्राम्स। अब उसमें आटा कितना इस्तेमाल हुआ उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा, आटा y और इसकी रेशो 9, गिवन क्या है, शुगर, लिहाजा शुगर ही को इस्तेमाल करेंगे। 35/5, ये 9 यहाँ आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y बराबर होगा 9 यहाँ आ गया 35/5 मल्टीप्लाइड बाई 9। 5 1s are 5, 5 7s are 35, 7 9s are 63 ग्राम्स। आटा कितना इस्तेमाल हुआ इसमें, 63 ग्राम्स। डिड आई डू इट राइट? आई होप सो। क्योंकि इनकी रेशो में काफ़ी फ़र्क है तो क्वांटिटी में भी इनके फ़र्क है। 35 ग्राम शुगर थी तो आटा उसमें 63 ग्राम यूज़ हुआ है। हाँ, हम ये भी मालूम कर सकते हैं इसमें कितना बटर यूज़ हुआ, कितना ऑयल यूज़ हुआ। ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट तो नहीं निकल सकती, रेशो से ही निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि केक से हमें अगर इनको माइनस भी करेंगे तो हमें एक एक क्वांटिटी मालूम नहीं होगी। बहरहाल, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अ कंटिन्यूड रेशो। फिर इम्पॉर्टेंट बात, ये कंटिन्यूड रेशो है, लिहाजा ये रेशो ही है, ये कुछ और नहीं है, ये रेशो ही है। और इसके पर तमाम वही मेथड और फार्मूले अप्लाई होंगे जो रेशो में इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसकी एक टेक्निक मैंने आपको बताई है, क्वांटिटी रेशो। क्वांटिटीज़ जो रिक्वायर्ड है, जो गिवन है, उसका डेटा बनाइए और उनकी रेशोज़ आपको ढूंढनी है, ये गिवन है प्रॉब्लम में, उन्हें आप लिखिए। और उसके बाद में टेक्निक बहुत सिंपल है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इट्स रेशो। जो भी क्वांटिटी है उसको उसकी रेशो पर डिवाइड करना है आपने, इक्वेशंस बनती जाएंगी, खुद ब खुद आंसर आने लगेंगे। ओके, so this is continued ratio. Inshallah, in the next lesson we will go to one step further into proportion.